नमस्ते दोस्तों, कहानी रेडियो प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है वह आवाज़, जिसे लिखा है सुप्रसिद्ध और सुपरिचित लेखिका आशा प्रभात जी ने। मैं आशा जी की आभारी हूँ कि उन्होंने अपनी कहानियाँ मुझे आपके साथ साझा करने की अनुमति दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, वह आवाज़। बिजली की चमक और बादलों की गर्जना से नींद उचट गई। साए साए करती हवा खिड़की पर थापे देने लगी और जोरों की बारिश शुरू हो गई थी। आंखें मीचते हुए मैंने समय देखा, सुबह के 4:30 बज रहे थे। अब नींद क्या खाक आएगी। भुनभुनाती हुई मैं बिस्तर से उतरी, कमरे से बाहर आई। शायद प्रताप भी जग गया हो तो साथ चाय पियेंगे, सोचा और उसके कमरे की ओर बढ़ गई। उसके कमरे के पास पहुंची ही थी कि अंदर से आती गौं गौं की आवाज ने मुझे भय से जड़ सा कर दिया। लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। झट दरवाजा खोलकर मैं अंदर घुसी, पर सिवा प्रताप के वहां कोई नहीं था। गौं गौं की आवाज निकालता वह बिस्तर पर हाथ पांव झटपटा रहा था। दौड़कर मैंने उसके दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ा और आवाज देने लगी, प्रताप, प्रताप, उठो, होश में आओ बेटे। थोड़ी देर कुनमुनाकर उसने आंखें खोली और इधर उधर देखने लगा। उसकी आंखों में भय का हल्का साया नजर आया। मम्मा, मैं अपने कमरे में ही हूं ना? हाँ बेटे, परंतु ऐसा क्यों पूछ रहे हो तुम? कुछ नहीं मम्मा, बस ऐसे ही, कहकर प्रताप ने फिर आंखें बंद कर ली। वह सहज नहीं लगा। मैं घबरा उठी। प्रताप, उठो बेटे, सुबह हो गई है, फ्रेश हो लो, चाय पीते हैं। सुबह हो गई? उसने ऐसे पूछा जैसे सुबह का इंतजार उसे शिद्दत से हो। हाँ, परंतु तुम डर क्यों रहे थे बेटे? प्रताप ने आंखें खोलकर भरपूर नजरों से कमरे को देखा, पर चुप रहा। तुम घिघिया क्यों रहे थे प्रताप? कोई दुस्वप्न देखा था क्या? वह फिर चुप रहा। प्रताप, क्या बात है बेटे, बताते क्यों नहीं? वह स्वप्न ही था ना? अनजाने भय ने अंदर तक मुझे कपा दिया था। क्या जाने वह क्या था, प्रताप आहिस्ता से बोला। उसकी आवाज जैसे दूर से आती लगी। मेरा भय और बढ़ गया, अनाम सा भय। घर में 2 ही लोग थे, प्रताप और मैं। ऐसे में ओह नहीं नहीं, प्रताप उठो, बरामदे में चलते हैं। वह चुपचाप उठा और मेरे साथ बरामदे में आ गया। हम कुर्सियों पर बैठ गए। बारिश और तेज हो गई थी। टेरेस के करकट पर पड़ती बूंदें ज्यादा शोर कर रही थीं। लॉन में लगे फूलों के पौधे हवा और वर्षा की बौछार पर झूम रहे थे। पास ही कहीं भीगने की वजह से कुत्ता कूं कूं कर रो रहा था। प्रताप बेटे, तुम परेशान तो नहीं हो? वह चुप रहा। कुछ छुपा तो नहीं रहे हो मुझसे? मैंने ही पहल की। लगा वह अवश्य ही बेचैन है, पर क्यों? उसी के लिए तो कुरेदना जरूरी था उसे। मम्मा, क्या आप गैबी शक्ति पर यकीन करती हो? वह ठहर ठहर कर बोला। गैबी शक्ति? विदेश से लौटे अपने इंजीनियर बेटे के इस प्रश्न ने मुझे असमंजस में डाल दिया। हाजिर जवाब में माहिर मैं फौरन उसे न हाँ कह सकी न ना, और यह प्रश्न फौरन जवाब देने लायक भी कहाँ था, बल्कि चेतना में डूबकर खंगालने का मुतलाशी था। कुछ पल मैं चुप रही। वह अधीर हो उठा। अब चुप क्यों हो गई मम्मा? पर यह सब तुम क्यों पूछ रहे हो प्रताप? इस घर में भूले से भी ना तो मैंने कभी ऐसी चर्चा की है और ना ऐसा कोई किस्सा या कहानी ही सुनाया है जो बच्चों के अंदर भय उत्पन्न करे। क्या विदेश में भी ऐसी बातें होती हैं, या वहां कुछ ऐसा अनुभव हुआ हो तुम्हें जो अलौकिक लगा हो? मैंने प्रति प्रश्न किया उससे। नहीं मम्मा, विदेश में ना ऐसी कोई घटना पेश आई मेरे समक्ष, ना ऐसा किसी दृश्य या वस्तु से साक्षात्कार ही हुआ। पर क्या प्रताप, अचानक ये बातें तुम्हारे क्या किसी के भी दिमाग में आ ही नहीं सकती, क्योंकि बचपन में लाख शरारतों के बावजूद
तुम लोगों को डराने के ख्याल से भी मैंने किसी ऐसी वस्तु का नाम नहीं लिया जो तुम्हारे अवचेतन को भयग्रस्त करे। अवश्य ही कोई बात है। मम्मा, परसों रात पटना में सुशांत भैया के डेरा पर मैंने जो देखा वह बहुत भयानक था। आप नहीं समझोगी मम्मा, उस दृश्य की याद आते ही डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिल की धड़कन बढ़ जाती है। सारी रात मैं सो नहीं पाता। उसने अटकते हुए कहा। सच में उसकी बाहों के रोए खड़े नजर आए। साइंस का विद्यार्थी रहा, 28 साल का नौकरी पेशा, घर से दूर विदेश में अकेले रहने वाला परिपक्व नौजवान प्रताप, और इस कदर भयभीत। जरूर कोई गंभीर बात है। मैं इसे हल्के में नहीं ले सकती। और समय होता तो शायद मैं इसे हंसी में उड़ा देती। यह सुशांत कौन है और उसके डेरे पर तुम कैसे गए? मैंने पूछा। मम्मा, वो मेरे दोस्त प्रियम का बड़ा भाई है। आपको तो पता ही है, प्रियम मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया में है। उसने कुछ सामान भिजवाया था अपने घर के लिए। पटना गया तो सोचा उन्हें देता आऊं। उसे ही देने गया था उनके डेरे पर। रात अधिक हो गई तो उन्होंने रोक लिया। बोले, आज रात यहीं रुक जाओ, अभी उधर का रास्ता बहुत डेंजरस है। ओह, तो तुम वहां रुके थे? तुमने फोन किया कि पटना में रुक रहे हो, तो मुझे लगा रेवती मौसी के यहाँ रुके होंगे। सुशांत का डेरा कहाँ है? और वहां ऐसा क्या आभास हुआ तुम्हें जिसने इतना डरा दिया है तुमको? सुशांत भैया का डेरा बिस्कोमॉन भवन के जस्ट पीछे है। वहां उन्होंने दूसरी मंजिल पर 4 कमरे का बड़ा सा मकान ले रखा है, जिसमें 2 कमरे में दवा का गोदाम है, एक में उनका ऑफिस है और एक बेडरूम है। बेडरूम और ऑफिस के बीच लंबी सी गैलरी है। उनके वाला हिस्सा रोड के पीछे की ओर पड़ता है। रात में खाना खाकर उन्होंने मेरे लिए ऑफिस में बेड लगा दिया और स्वयं अपने कमरे में सोने चले गए थे। मैंने भी दरवाज़ा भिड़काया और बिस्तर पर पलट गया। दिन भर की थकावट से कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। कहकर वह चुप हो गया। लगा या तो वह उस दृश्य को याद कर रहा है या उसके प्रभाव में आ गया है। चुप क्यों हो गए प्रताप? मैंने पूछा। रात कितनी बीती थी मम्मा, मुझे पता नहीं। अचानक किसी आहट से मेरी नींद उचट गई। आभास हुआ गैलरी में कोई चल रहा है। उसकी पदचाप मेरे कमरे के दरवाजे तक आकर फिर मुड़ जा रही है सुशांत भैया के दरवाजे तक। पहले लगा सुशांत भैया होंगे, किसी कार्यवश उठे होंगे तो इधर भी चले आए होंगे। मैंने पुनः सोने का प्रयास किया, पर फिर वही यहाँ से वहाँ तक आती जाती पदचाप। इस बार वह पदचाप मेरे दरवाजे पर आकर रुक गई। फिर हौले से दरवाज़ा खुला और एक चेहरा अंदर झांका। कमरे में अंधेरा होने की वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया, पर गैलरी में जलते मध्यम रोशनी में किसी के झांकने का स्पष्ट आभास हुआ। सुशांत भैया होंगे कहकर इस बार मैं टाल नहीं सका। झट बिस्तर से उतरा और हल्के खुले दरवाजे को पूरा खोलकर देखा। गैलरी बिल्कुल खाली थी। फिर सुशांत भैया के दरवाजे की ओर देखा, वह भी बंद था। एक बार की भय की ठंडी लहर सी दौड़ गई मेरे सारे शरीर में। लगा जैसे हाथ पांव सुन्न हो गए। झट से मैंने दरवाजा बंद किया, सिटकनी लगाई और बिस्तर पर उकड़ू बैठ गया। उसके बाद क्या नींद आ सकती थी मम्मा? रह रह कर नजरें दरवाजे पर ही चली जाती, मानो कोई उस पर दस्तक दे रहा हो और अभी उसे खोलकर झांक पड़ेगा। ओह मम्मा, बयान नहीं कर सकता उस स्थिति को मैं। बैठकर ही सारी रात बिताई। जब पीछे वाली गली में हल्की चहल पहल शुरू हुई, तब जाकर मेरी जान में जान आई। फौरन मैं कमरे से निकलकर छत पर भागा और सुशांत भैया के उठने तक ऊपर ही रहा। सच मानो मम्मा, ऐसी स्थिति से कभी साबका नहीं पड़ा था। वह पदचाप मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। कहते हुए उसकी आवाज़ कांप गई। कुछ पल हमारे बीच खामोशी रही। मम्मा, क्या ऐसी किसी स्थिति से आपका सामना हुआ है कभी? प्रताप ने बेताबी से पूछा। उसके पूछने के लहजे से लगा वह मेरी ऐसी किसी स्थिति से या तो निश्चिंत होना चाहता है कि ऐसी कोई शक्ति नहीं होती, या होती है तो वह गलत नहीं है। कुछ क्षण लगा मुझे उसके भय तक पहुंचने में और अतीत की स्मृति सजीव हो उठी नजरों के सामने। क्या ऐसे ही भय को नहीं जिया था मैंने भी बरसों बरस?
वह आवाज़ जो बरसों बरस मेरा पीछा करती रही थी, वह विचित्र आवाज़ जो सोते जागते मुझे भय से सिहराती रही थी, जिसने मेरे बाल मन को भयातुर ही नहीं बल्कि पराकाष्ठा तक उद्वेलित भी किया था। वह अलौकिक आवाज़ जिसकी लौकिकता ढूंढने में बारहा परेशान रही मैं, और जिसका स्मरण सदा तन्हाई में उसके होने का एहसास कराकर कपाती रही थी। ओह, आज भी उसे याद करके रोंगटे खड़े हो गए। जब उस आवाज़ से वास्ता पड़ा था, उस समय मेरी उम्र लगभग 11 वर्ष की थी। 11वां वर्ष यानी पीछे छूटता बचपन, अभी थोड़ी दूर खड़ी तरुणाई और जिज्ञासा से भरा हुआ मस्तिष्क, सब कुछ जान लेने और उसकी गहराई तक बैठने का उत्साह। बहुत सुंदर स्मृत छोटे से कस्बे का आभास कराता मौसी का गांव था। उस गांव में करीने से बने थे 2 मंजिला और 3 मंजिला पक्के मकान। पक्का मुख्य पथ तथा गलियां कूचे भी ईंट के खंडजा वाले साफ सुथरे। गांव के अधिकतर लोग शिक्षित और नौकरी पेशा थे। खुद मौसा जी बोकारो स्टील प्लांट में इंजीनियर थे। कई एकड़ खेती बाड़ी तथा 4 बीघा में आम का बगीचा था उनका, जिसमें अनगिनत किस्मों के आम के पेड़ थे, और जिनमें से कुछ के नाम थे जर्दा, सबूजा, मालदा, सेनुरिया, कस्तूरी, चिनिया, चौरिया, केरवा, सुकुल, सीपी। गर्मी की छुट्टियों में मैं बराबर यहाँ आ जाया करती। इन आमों का रसीला स्वाद ही मुझे शहर से यहाँ खींच लाता, और तरह तरह के अनूठे खेल भी जो शहर में दुर्लभ थे। आमों के मौसम में बगीचे में एक झोंपड़ी बनाई जाती। उसमें एक काष्ठ की चौकी होती जिस पर रात में रखवार सोता और दिन में हमारा कब्जा होता। हमारा यानी तीनों मौसेरी भाई बहन जूही, जिवा तथा मयंक, मौसी की देवरानी के 2 बच्चे रानू और ऋत्विक तथा मेरा छोटा भाई वासु और मैं, जो गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही गांव पहुंच जाते थे। तपते जेठ की लू भरी दोपहर में भी हम बगीचे में ही समय बिताते, कई तरह के खेल खेलते हुए, जिनमें डोला पाती, चीका, बकढीलो, डगरे डगरे और कबड्डी मुख्य थे। पर उस साल संयोग से अश्विन माह के अंतिम सप्ताह में आने का मौका मिल गया। मौसी की जेठानी को पोता हुआ था, पहलौठा पोता। माँ पापा से मौसी का खास आग्रह था कि आयोजन में जरूर आना है। माँ पापा के साथ मैं और मेरा छोटा भाई वासु गांव आए थे गर्मी की बजाय बीतते अश्विन के नर्म समय में। ऐन शरद पूर्णिमा के दिन ही बच्चे के छठीहार का आयोजन हुआ और दूसरे दिन कार्तिक माह का आरंभ हो गया था। शहर में कार्तिक माह का मतलब दीपावली के लिए साफ सफाई से होता था, लेकिन यहाँ गांव में वह सावन की तरह नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर पवित्र महीना था। छठ पर्व करने वाली लगभग सभी स्त्रियां और इच्छा से जो चाहे वह भी कार्तिक स्नान करती और परहेज वाला भोजन करती। अलसुबह उठना, कौवे के बोलने से पहले नदी में स्नान करना, परहेज वाला भोजन यानी अरवा चावल का भात, अरहर की दाल, घी में बनी सब्जी खाना। बैंगन जैसी कुछ और सब्जियों से परहेज शामिल था। जो स्त्रियां किसी कारणवश नदी नहीं जा पाती थीं, वे अलसुबह छान छप्पर से बाहर बैठकर स्नान कर लेती थी, क्योंकि बंधन के अंदर स्नान करना वर्जित था। मौसी की सास ने जब से छठ पर्व करना आरंभ किया था, बिना नागा कार्तिक स्नान का यह नियम भी निभाती आ रही थी। वे कार्तिक का पहला दिन, बल्कि वे शरद पूर्णिमा से ही नदी जाने लगी। शरद पूर्णिमा से आरंभ यह अनुष्ठान 3 दिन अगहन चढ़े तक जारी रहना था। अगहन के 3 दिनों का स्नान व पूजा त्रिजटा को समर्पित होता है, ऐसा दादी का कहना था। छठीहार के दूसरे रोज माँ पापा वासु के साथ शहर चले गए। उन्हें अपने कारोबार की चिंता थी, पर जूही और रानू के साथ कुछ दिन और रहने के लोभ में मैंने मौसी से आग्रह किया था वे किसी तरह पापा को मनाकर मुझे रोक लें, और ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन जूही, रानू और मैंने दादी माँ को मना लिया कि अपने साथ वे हमें भी नदी ले चलेंगी कार्तिक स्नान के लिए। जूही रानू को इसका अनुभव था या नहीं, पर मुझे बहुत रोमांचकारी लगा सुबह सुबह नदी में स्नान करने जाना। कार्तिक का पहला पक्ष सर्दी कम पड़ने के कारण स्नान के लिए अनुकूल था। कृष्ण पक्ष में आरंभ में अंधेरा रहता और कुछ घड़ी बीतने पर जब चांद निकलता तो स्वच्छ आकाश में चारों ओर धवल चांदनी खिलखिला उठती, जिससे लाइट विहीन गांव रोशनी से नहा उठता। दादी माँ अलसुबह हमें जगा देती। रात में ही स्नान के लिए संभाल कर रखे कपड़े लेकर हम निकल पड़ते नदी की ओर, जो गांव के बाहर थोड़ी दूरी पर थी, और उसी के किनारे शिव व अन्य देवताओं का सुंदर व भव्य मंदिर था।
पूजा के फूल के लिए हम लोग रास्ते के बीच में पड़ने वाले मध्य विद्यालय में जाती, जहाँ तरह तरह के फूल लगे थे, पर निराशा ही हाथ लगती, क्योंकि हमसे आगे जाने वाली औरतें पहले ही उन्हें तोड़ चुकी होती और बिना फूल के पूजा करना हमें अच्छा नहीं लगता। जूही ने एक सुझाव रखा, क्यों ना हम लोग थोड़ा और सवेरे निकलें ताकि फूल मिल जाएं। हम लोगों से पहले आकर औरतें सारे फूल तोड़ लेती हैं और हम लेट हो जाते हैं। जूही का प्रस्ताव रानू को भी अच्छा लगा। हम लोगों ने दादी माँ के सामने अपनी बात रखी, वे भी मान गईं। बिना फूल के पूजा करना उन्हें भी नहीं सुहा रहा था। और अल सुबह दादी की आवाज़ देने पर हम तीनों आंखें मलते हुए उठी, कपड़ा उठाया और उनके साथ निकल पड़ी नदी की ओर। नवमी या दशमी तिथि की शीतल दूधिया चांदनी हर और बिखरी हुई थी, जिसकी रोशनी दिन का एहसास करा रही थी। हम तेज तेज कदम बढ़ाते हुए बढ़ रहे थे ताकि बाकी औरतों के आने से पहले स्कूल में पहुंच जाएं। हम गांव से बाहर निकल आए, पर अभी तक किसी औरत से सामना नहीं हुआ था। हम मन ही मन खुश हो रहे थे कि सारे फूल बचे हुए होंगे कि तभी पीछे से बैंड बाजा बजने की तेज आवाजें आने लगी। इस समय बैंड बाजा की आवाज? गांव में बारात आने का प्रश्न ही नहीं है। अभी तो कोई लगन भी नहीं चल रहा है और ना ही कहीं जगजूब ही हो रहा है। हे ईश्वर, ये तो ब्याह शादी का अंग्रेजी बाजा लग रहा है। लड़कियों, तुम लोग मंदिर की ओर तेज तेज भागो, यह आवाज शुभ नहीं लग रही। दादी माँ के स्वर में छिपे भय ने हमें जैसे अधमरा कर दिया। हमने जी जान लगाकर भागना शुरू किया, दादी माँ पीछे पीछे, और उनके पीछे और तेज होता जा रहा था बाजे का स्वर। डर के मारे ठंडे पड़ते जा रहे हमारे कसबल। रास्ते में रोज का देखे हुए पेड़ भी भय का अनुभव करा रहे थे और हमारे रोंगटे खड़े हुए जा रहे थे। दादी माँ हनुमान चालीसा पढ़ रही थी और डर के मारे हमारी घिग्गी बंधी हुई थी। उस पर कमाल यह है कि पूरे रास्ते एक भी कार्तिक नहाने वाली औरत नहीं मिली जिसका सहारा होता। किसी तरह हम लोग मंदिर तक पहुंचे। जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर मंदिर के आंगणे कोण में स्थित माता पार्वती के मंदिर के समीप बैठ गए तो लगा जैसे जान में जान आई। पर उस बाजे की आवाज की तेजी में कोई कमी नहीं आई थी। मंदिर का कोना कोना अंधकार में डूबा हुआ था और वह बाजा उसी तीव्र आवाज में बजता हुआ निरंतर करीब आता जा रहा था। सहम कर हम दादी माँ के और करीब खिसक गए। फिर भी पीठ के पीछे से भय का वो साया मानो चिपका चला आ रहा था। पीठ दादी माँ की ओर करते तो मुंह उधर हो जाता, जिसके लिए हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं थी। पूरे रास्ते हम भागते हुए आए थे यहाँ तक, और अभी कलेजा धोंकने की भांति जोर जोर से धड़क रहा था और सांसें फूल रही थी। दादी माँ ने अपने आंचल में हमें छिपा लिया और जोर जोर से भगवान शिव को गोहराने लगी। उनकी आवाज़ भी रुआंसी हो चली थी। धीमी आवाज में जूही भी मन्नत मांग रही थी कि इस बार उबार लो माता पार्वती, प्रसाद चढ़ाऊंगी। तभी एक आवाज करीब ही उभरी, अरे मैया, आप इतनी रात में? और लालटेन लिए पुजारी बाबा ससम्मुख आ खड़े हुए। उनकी आश्चर्यचकित आवाज ने हमें और भयातुर कर दिया। मैं तो थर थर कांपने लगी। लालटेन की सीमित रोशनी और बाबा की उपस्थिति से हमें कुछ बल मिला। बाहर चांद की चांदनी बिखरी थी, पर वह भय को कम करने की बजाय और बढ़ा रही थी। बाबा, अभी भोर नहीं हुआ है? दादी माँ ने पुजारी बाबा से पूछा। पुजारी बाबा ने लालटेन ऊपर उठाकर दीवार पर खड़ी की और बोले, ना मैया, अभी तो 1 ही बजा है। कहकर बाबा कुछ क्षण मौन हो गए और घनघोर आती उस आवाज की दिशा में देखने लगे, जिससे भागकर यहाँ तक आने के बाद भी पीछा नहीं छूटा था और जो और करीब आती जान पड़ रही थी। अभी तो 1 ही बजा है मैया, सुनकर मेरा अंग अंग सिहर उठा। जूही और रानू के करीब खिसकने और मेरी हथेलियों पर बढ़ते उनकी हथेलियों के दबाव से उनके भय का अनुमान भी हुआ। मैया, इतनी रात में नहीं आना चाहिए था आपको इन बच्चियों के साथ यहाँ, पुजारी बाबा बोले। मुझे समय का भान ही नहीं हुआ बाबा। इस टहटह अंजोरिया में लगा सवेरा हो गया है। दादी माँ के स्वर में थरथराहट भांपकर भय से कलेजा मुंह को आ गया। पीछे से निरंतर आती वह विचित्र आवाज जो समय के साथ तीव्र से तीव्रतर होती जा रही थी और हम स्वयं में ही सिमटते जा रहे थे।
फूल के लोभ में खूब सवेरे आने का हम लोगों का हट बहुत भारी लग रहा था। बूढ़ी दादी माँ को भी इस चांदनी रात में समय का ज्ञान ही नहीं हुआ था। बाबा, ये आवाज़, क्या आप भी सुन रहे हैं इसे? दादी माँ ने मध्यम स्वर में पूछा। हाँ मैया, यह आवाज़ प्रायः आधी रात से लेकर लगभग 2 बजे तक स्पष्ट सुनाई देती है। ओह, इसकी सच्चाई क्या है बाबा? दादी माँ ने सहमते हुए पूछा। पुजारी बाबा कुशा की चटाई ले आए और उसे बिछाकर बैठ गए। मैंने कभी कुछ देखा तो नहीं है, सुना ही है मैया कि बहुत समय पहले किसी गांव से एक लौटती बारात जब इस नदी में दक्षिण की तरफ, जो बहुत गहरा डोब है, वहां पहुंची तो दोपहर हो गई थी। वहां नदी के दोनों तरफ का किनारा भी ऊंचा था। किनारे पर एक आदमी बैठा था। उससे बारातियों ने नदी पर उतरने की राह पूछी कि कहाँ हिलाव है भैया, हमें उस पार जाना है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बस सामने से चले जाइए, पानी बहुत कम है। ऊंची किनारी से बाराती नदी में उतरने लगे और जब दुल्हन की डोली लेकर कहार वहां पहुंचे तो उन्हें कुछ शक हुआ। उचक कर उन्होंने उस किनारे की ओर देखा। उस पर उन्हें एक भी आदमी नजर नहीं आया तो सारा माजरा उनकी समझ में आया। भय के मारे उनकी घिघी बंध गई और डोली लेकर वे पीछे मुड़े और भाग खड़े हुए। यह सारा माजरा उन्हीं लोगों ने बताया था। तब से यह आवाज़ प्रायः सुनाई देती है। कैसे कैसे करके सवेरा हुआ और किसी तरह स्नान कर हम लोग घर लौटे। रास्ते में दादी माँ की सख्त हिदायत थी कि यह बात किसी को नहीं बताना है घर पर, नहीं तो हमारा नदी जाना छुड़वा दिया जाएगा। और हमारे अधर खामोश हो गए थे। पर बरसों बरस ना तो मेरे अंदर का भय खत्म हुआ था और ना ही जिज्ञासा। उसके वर्षों बाद बड़ी होने पर एक शादी में मौसी के गांव पुनः जाना हुआ था। रानू और जूही भी आई थी। एक दोपहर हम तीनों चुपके से उस डोभ की ओर निकल गईं। मनोविज्ञान कहता है कि जिस वस्तु से भय उत्पन्न हो उसके नज़दीक जाकर उसे छू कर देखो, भय स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और वही हुआ भी। वह नदी बिल्कुल अपने पेट में सिकुड़ गई थी। वहाँ बालू उभर आई थी चारों ओर। ना वहाँ कोई डोभ था और ना ही बाराती। मम्मा, कहाँ गुम हो गई आप? प्रताप की व्याकुल आवाज़ ने मुझे सचेत किया। कहीं भी नहीं। मेरे प्रश्न का आपने जवाब नहीं दिया मम्मा। बेटे, क्या कहूँ? मुझे लगता है इस सृष्टि का सच उतना ही नहीं है जितना हम देखते, पढ़ते या सुनते हैं। हमारी दृष्टि से परे भी सृष्टि का विस्तार है जो हमारी आंखों से ओझल है, मैंने उत्तर दिया। तो ये थी आज की कहानी, वह आवाज़। बताइए आपको कैसी लगी।